यही बात वो कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से बीजेपी मौके की तलाश में रहती है, जिस तरह से मौका देखती है और उसके बाद तुरंत फैसला करती है, उसको अपने साथ ले आती है, लेकिन जैसे ही वो वक्त निकलता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही समय पशुपति पारस के साथ में नज़र आ रहा है, जो अभी तक बड़े लीडर नज़र आ रहे थे बिहार के अंदर और कह सकते हैं कि 4-5 जो सांसद थे उनके साथ थे, लेकिन एकदम से वो अब असहनीय नज़र आने लगे क्योंकि एनडीए की तरफ से उनको एक भी सीट नहीं दी गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में कई सवाल गूंजने लगे हैं। क्या पशुपति पारस अब इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? क्या पशुपति के जाने से एनडीए का खेमे को अब खतरा झेलना पड़ सकता है? आखिर चिराग पासवान में वह कौन सी खूबियां हैं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेहरबान हो गए और चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी, लेकिन वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री तक बनाया पहले और अब एक भी सीट नहीं दी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। और अंत यही हुआ कि मोदी कैबिनेट से आखिरकार पशुपति पारस को इस्तीफा देना पड़ा। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया, आखिर क्या इसकी बड़ी वजह हो सकती है कि जिस तरीके से उन पे 5 सांसद थे, वो खुद भी थे, लेकिन अब एक तरफ उन्हें मंत्री बनाया गया और सीधा इस्तीफा, एक भी सीट नहीं दी गई। जाहिर बात है, क्योंकि बिहार की बात करते हैं उसमें जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर चर्चाएं बीते कई महीनों से लगातार चल रही थी, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो अपने ही कुनबे यानी उनके भतीजे चिराग पासवान से, और लगभग ये माना जा रहा था कि पशुपति पारस को 4 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। 1-2 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान के खाते में चली जाएंगी, लेकिन जो समीकरण बने उसके अनुसार जो कह सकते हैं कि सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें पशुपति पारस के हाथ में कुछ भी नहीं आया, जबकि वो मंत्री भी थे, उनके पास में 4 से 5 सांसद भी थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने चाचा के मुकाबले भतीजे को तरजीह देना बेहतर समझा? जबकि अगर देखा जाए 2020 के बाद जैसे रामविलास पासवान का निधन होता है, उसके बाद एक तरीके से जो चिराग पासवान उनके हाथ में पार्टी आती है, लेकिन पार्टी को जो एक चलाने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि अमूमन चिराग पासवान दिल्ली में रहते हैं, क्षेत्र में काम नहीं करते, ये उनके ऊपर बात कही जाती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनको राजनीति आती ही नहीं है। यही वजह थी कि जो हाजीपुर की सीट थी यानी कि रामविलास पासवान ने अपने भाई को इसलिए सौंपी क्योंकि उनको पता था कि मेरे बाद मेरी विरासत को मेरा भाई ही आगे बढ़ा सकता है। चिराग पासवान के अंदर वो काबिलियत नहीं है। सारी लड़ाई यहीं से शुरू हुई, क्योंकि आपने देखा कि बारंबार जो चिराग पासवान उन्होंने ये बात कही कि भाई मुझे हाजीपुर सीट चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मेरे पिता की वो सीट है। वहीं जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पशुपति पारस खेमा है वो ये बात कहता हुआ नजर आया कि जो ये सीट है रामविलास पासवान ने खुद जो है कह सकते हैं कि अपने छोटे भाई जो हैं पशुपति को सौंपी है। तो इसीलिए आपस का जो तालमेल था वो लगातार गड़बड़ाता चला गया, बिखरता चला गया। आखिरकार जो बीजेपी ने चोट पहुंचाई, क्योंकि पहले हमने देखा कि पशुपति पारस पूरी पार्टी पे कब्जा कर लेते हैं, इसके बाद अब देख रहे हैं कि चिराग पासवान के पहलू में सारी सीटें आके बैठ जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि छोटी पार्टियों को जिस तरह से वो दबाव बनाकर, जिस तरह से वो तोड़फोड़ करके ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला जैसे ही पार्टी कह सकते हैं गठबंधन से
से अलग हटने का अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद लगातार 4-5 जो विधायक हैं वो बीजेपी खेमे की तरफ आने की बात कर देते हैं। तो ये मानकर चला जा सकता है क्योंकि बीजेपी लगातार जो उनके साथ नहीं बने रहना चाहता, या तो उनको दो फाड़ कर देती है या फिर उनकी पूरी की पूरी जो विधायक हैं या सांसद हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। आप देखिए कि मुकेश सहनी के 3-4 विधायक थे वो बीजेपी खेमे में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जहाँ पर शिवसेना है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जो एनसीपी है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है नियत उनकी कि जब तक इस्तेमाल करना है तब तक इस्तेमाल करिए, जैसे ही मौका निकल जाता है इनको आप दरकिनार कर दीजिए। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय त्रिपाठी यही बात वो कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से बीजेपी मौके की तलाश में रहती है, जिस तरह से मौका देखती है और उसके बाद तुरंत फैसला करती है, उसको अपने साथ ले आती है, लेकिन जैसे ही वो वक्त निकलता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही समय पशुपति पारस के साथ में नजर आ रहा है, जो अभी तक बड़े लीडर नजर आ रहे थे बिहार के अंदर और कह सकते हैं कि 4-5 जो सांसद थे उनके साथ थे, लेकिन एकदम से वो अब असहनीय नजर आने लगे क्योंकि एनडीए की तरफ से उनको एक भी सीट नहीं दी गई। इसी कह सकते हैं कि गुस्से में आकर उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया और साथ में हो सकता है आज शाम तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लालू यादव से उनकी बहुत जल्दी मुलाकात हो सकती है, इंडिया गठबंधन से मुलाकात हो सकती है और यहाँ पर पशुपति पारस बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं उनको लेकर के। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस पशुपति पारस पे बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया, क्या वो इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद होंगी? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि पहले यही बीजेपी थी जिन्होंने भरोसा जताया था। आप ये भी देखिए कि उनको मंत्री बनाया जाता है, तमाम तरह से उनका महिमा मंडन भी किया जाता है, लेकिन जैसे ही वक्त निकलता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इसी का जवाब मेरे ख्याल से अब पशुपति पारस जो है वो बीजेपी या फिर एनडीए कुनबों को देना चाहेंगे। और महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह भी आ जाता है कि जो बाकी दल है यानी जेडीयू को आप देखें, कभी आरजेडी के साथ चली जाती है, कभी बीजेपी के साथ चली आती है और लगातार जिस तरह से आना जाना लगा रहता है, इन सबको देखने के बावजूद भी बीजेपी ने जेडीयू को तकरीबन 16 सीटें दी। तर्क ये था कि भाई 16 सीटें वो जीते हुए थे, अगर यही तर्क था तो पशुपति पारस के पास भी 4 से 5 सीटें थीं, उनको आखिर आपने 4-5 सीटें क्यों नहीं दी? क्योंकि अब यहाँ पर लग रहा है कि पशुपति पारस उनके काम के नहीं है, चलिए उनको हटाकर अलग कर देते हैं। चिराग पासवान आने वाले दिनों के लिए भी बेहतर हो सकते हैं और साथ में 2025 में चुनाव आने वाला है, उसमें बड़ी भूमिका बीजेपी के लिए निभा सकते हैं, इसलिए उनका नाम आगे किया गया है। लेकिन क्या इससे बीजेपी को घाटा नहीं होगा? जाहिर बात है, क्योंकि अब जो पासवान वोट हैं वो यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पशुपति पारस कह रहे हैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हाजीपुर सीट से ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो यहाँ से जो समीकरण है बीजेपी के लिए वो खराब हो सकता है, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और जिस तरह से पशुपति पारस अगर साथ आते हैं तो ये सब वोट बैंक अगर एक जगह पे आता है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि जो सर्वे बता रहे थे पहले कि तकरीबन 8 से 10 सीटें जो महागठबंधन है उनको इस बार लोकसभा की मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर जो जिस तरह से हम देख रहे हैं पशुपति पारस, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, अगर इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का आपने जिक्र किया, लेकिन उनको तो एक सीट मिल चुका है ऑलरेडी। जी देखिए, एक सीट वो 2 से 3 सीटें चाह रहे हैं, इसके अलावा राज्यसभा की सीट भी वो चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मुश्किलात यही है कि कैसे बीजेपी मैनेज करेगी। मांझी अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको भी एक सीट दी गई है, मुकेश सहनी को एक भी नहीं दी गई। तो वाले समय में मांझी भी पलटी मारते हुए नजर बिल्कुल बिल्कुल, मांझी एक बड़ा नाम है। जाहिर बात है कि 4 उनके पास विधायक हैं, मंत्री भी उनके उनमें से एक ही बनाया गया, वो भी चाहते थे 2 मंत्री बने। अब ऐसे में एक सीट उनको अगर दी गई है तो क्या एक सीट लेकर वो मानेंगे, चुप बैठेंगे? क्योंकि अभी तक मांझी का इसको लेकर कोई पुख्ता बयान सामने नहीं आया। अब जब अंदर खाने में बात होगी, पार्टी में बात होगी मांझी की, उसके बाद वो क्या एक सीट से संतुष्ट हैं या वो भी एक से ज़्यादा सीटें मांगते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं? तो बीजेपी के लिए चीज़ों को संभालना आसान नहीं होने वाला है। और ऐसे में क्या बीजेपी 2019 की तरह परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई? 2019 में बीजेपी को तकरीबन 39 सीटें मिली थी, जिसमें जेडीयू को 16, बीजेपी को 17 और 5 से 6 सीटें एक तरीके से जो उस समय की रामविलास कह सकते हैं पासवान की जो पार्टी थी एलजेपी, उसको मिलती हुई नजर आई थी। अब स्थिति उलट आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर चिराग पासवान को भी खुद को साबित करना है कि क्या उनके नाम पर लोग भरोसा करेंगे, क्या उनके नाम पर लोग वोट देने आएंगे। क्योंकि 2020 में जब
विधानसभा चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी जो चिराग पासवान ने, लेकिन इन सब के बावजूद उनके पास एक सीट जीत के उनको मिली और वो जो एक विधायक थे वो भी बाद में जेडीयू के अंदर शामिल हो गए। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि चिराग पासवान का बहुत वर्चस्व है और बीजेपी ने कोई बहुत बड़ा काम किया, बल्कि इससे बेहतर ये होता कि पशुपति पारस अगर एनडीए कुनबे में होते तो शायद वो बेहतर स्थिति बीजेपी के ला सकते थे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर काफी ज्यादा वो चर्चा में रहते हैं चिराग पासवान, लेकिन अभी तो उनके ही सरकार में जो है शामिल है, उनके ही खेमे में शामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन सब के बीच विचारधारा की लड़ाई कहाँ है? देखिए बिल्कुल, और चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया है, कह सकते हैं जेडीयू का। जिस समय जेडीयू एनडीए के अंदर एंटर की थी उस समय भी चिराग पासवान बहुत नाराज हो गए थे, कहा था कि क्या जरूरत थी, हम ही लोग काफ़ी थे, हम ही यहाँ पर 40 सीट जीतते। इन सब के बावजूद भी अगर इस समय पशुपति पारस बाहर हुए, चिराग पासवान अंदर है और जेडीयू कहीं ना कहीं साथ में मौजूद है, तो बिल्कुल आपस में क्लैश तो ज़रूर होगा। लेकिन क्या अब जो वैचारिक मतभेद है वो अब कुछ समय के लिए थमता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हो सकता है लोकसभा चुनाव तक ये सब चीज़ सामान्य रहे और लोग जो जैसे ही लोकसभा चुनाव बीतेगा उसके बाद ऐसा भी लग रहा है कि जो बिहार की जो राज्य सरकार है उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो बीजेपी के कई जो विधायक हैं, चाहे मिश्री जो विधायक उनकी बात कर लीजिए, एक दो विधायक और हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो अभी कई तरह के कह सकते हैं आपस में जो उठा पटक का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जेडीयू के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसे में यहाँ की जो स्थिति है वो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए विकट होने वाली है, क्योंकि अगर बीजेपी ने यहाँ पर चीज़ों को मैनेज नहीं किया तो बिहार के अंदर उनकी सीटें जो हैं वो कम हो सकती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल रहेगा कि अब तो जो पशुपति पारस है उनको अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए ही आखिरी फैसला लेना होगा। क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो कितनी मजबूती मिलेगी, इसके साथ ही अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी का क्या हो सकता है? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि जो लोग उनके साथ हैं अगर बाकी उनके साथ रहते हैं, क्योंकि 2 से 102 विधायक जो हैं वो जो सांसद है वो जो एक बार फिर चिराग पासवान के खेमे में आ गए हैं। इसमें महबूब कैसर का नाम भी आ रहा है, इसमें बीना का नाम भी सामने आ रहा है। और ऐसे में क्या इन दोनों को टिकट एक बार फिर चिराग पासवान देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर ये दोनों जीत जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनका साथ छोड़ किसी और के साथ चले जाएं, तो कई तरह के सवाल हैं। वैसे में पशुपति पारस क्या फैसला करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बिना तो उनको गुजारा नहीं है, उनके साथ उनको रहना पड़ेगा। अब अकेले अगर चुनाव में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सफलता वो अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको जो है लगातार उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं और आज शाम तक हो सकता है लालू यादव से उनकी मुलाकात हो जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब पशुपति पारस ने मोदी सरकार से जो है मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन आज शाम तक वो लग रहा है कि लालू यादव के आवास पर पहुंच जाएंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब पशुपति पारस के पास इकलौता रास्ता यही है कि अपनी पार्टी को जो है बचाए रखने के लिए उन्हें किसी न किसी दल से जरूर जुड़ना होगा। ऐसे में एनडीए दल ने उन्हें सीट नहीं दी है, अब आखिरी दाव यही है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति इतनी आसान होती नहीं है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि लगातार जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम जो नाम थे वो कहीं ना कहीं इनको लेकर चर्चा हो रही थी कि ये कभी भी पलटी मार देंगे। इसमें लल्लन सिंह का भी नाम आ रहा था। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, ऐसे में अब पशुपति पारस ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या आने वाले समय में अब ये भी पलटी मारते हुए नजर आएंगे और बिहार की राजनीति में बीजेपी को अब इस बार कितनी सफलता मिलती है, यह भी जवाब जो है आने वाले 4 जून को हम जान सकेंगे। फिलहाल के लिए इससे खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।